Hello students, this is the 13th chapter, that is organisms and population. My name is Dr. Inja Sheikh. In the previous part of the video we were studying about major abiotic factors जो कि हम लोग ने पढ़ा था. वाटर है, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है. तो उसमें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट जो कि टेम्परेचर था वो कंप्लीट किया था. वी हैव स्टडीड मैनी थिंग्स अबाउट टेम्परेचर रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स है, और टेम्परेचर अगर एडवर्स होता है तो हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट करता है. मेनली हमारा मेटाबॉलिज्म स्टक हो जाता है, हमारे बॉडी फंक्शनिंग रुक जाती है. अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो मसल्स रिजिड हो जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने टेम्परेचर में पढ़ चुकी है. ये है मेजर अबायोटिक फैक्टर्स जो हम लोग ने पिछले वीडियोस में स्टार्ट किया था. इसमें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट टेम्परेचर कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट मेजर बायोटिक फैक्टर है वाटर. वाटर बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है. वाटर की एवेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. Availability of water is an important factor affecting the organism. ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वाटर, क्योंकि अगर हम लोग एक दिन भी बिना पानी के रहेंगे तो हमारी बॉडी थक जाएगी, हमारी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी. वाटर हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर लिविंग, और अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा तो we don't know how we will survive. So availability of water is an important factor affecting the organism. As we know, life on earth originated in water. जो लाइफ है अर्थ पे वो ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम वाटर. Its availability is so limited in desert that only special adaptations are required to survive there. डेज़र्ट एरिया में वी ऑल नो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. ओके, इट इज़ वेरी लेस अवेलेबल इन द डेज़र्ट एरिया. इतना ज़्यादा लेस होता है कि वहाँ पे वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो लोग वाटर के बिना रहने के लिए अडेप्टेशन है उनके अंदर. वहाँ पे वही ऑर्गेनिजम्स रहेंगे जिन्हें कम पानी लगता है. वहाँ के लोगों को बिना पानी के रहने का अडेप्टेशन है. वो लोग ने अपने अंदर एक अडेप्टेशन इवोक्ड कर लिए है कि दे कैन स्टे with less water quantity. The productivity and distribution of plant are also heavily dependent on water. अब ये जो प्रोडक्टिविटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है प्लांट का, वो भी सारी चीज़ें वाटर पे डिपेंड करती है. डेज़र्ट एरिया में पानी कम होता है तो वहाँ पे वही प्लांट्स है जिन्हें कम पानी लगता है. वाइल एक नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे अब हम लोग हैं, यहाँ पे प्लांट्स को पानी ज़्यादा लगता है. एटलीस्ट दिन में 2 बार लगता है, 2 नहीं तो 1 बार तो प्लांट को पानी चाहिए, तभी वो लोग ग्रो होके. पर डेज़र्ट एरिया में प्लांट्स को मेनली हफ्तों में महीनों में पानी मिलता है 1-2 बार. वो भी नहीं मिलता है, सिर्फ रेनी सीजन्स पे अगर बारिश होती है तो वो लोगों को पानी मिलता है. फिर भी वहाँ के प्लांट अपने आप को अडेप्ट करते हैं. वो लोगों को उस एरिया में उस कंडीशन में रहने की आदत है. इतना ज़्यादा वो लोग अडेप्ट कर लेते हैं कि अगर उन्हें डेज़र्ट एरिया से निकाल के हमारे यहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर में लाके एक अच्छा सनलाइट और अच्छा वाटर देंगे तो वो लोग मर जाएंगे. इतना वो लोग अपने अंदर अडेप्टेशन करते हैं.
So students, this is the availability of water. Moving to the next slide. Organism living in water bodies. वाटर बॉडीज़ में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सच एज ओशियन, लेक्स और रिवर्स हैव देयर ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम. उनके पास अपनी ही वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है. फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द केमिकल कंपोजिशन एंड pH ऑफ वाटर आर इम्पॉर्टेंट. केमिकल कंपोजिशन मतलब एक नॉर्मल कंपोजिशन होना चाहिए. वाटर का pH ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वाटर ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा अल्कलाइन नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में. ऑर्गेनिज़म जो कि लिव करते हैं वाटर बॉडीज़ में जैसे कि ओशियन, लेक्स एंड रिवर हैव देयर ओन वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम. उनको कंसर्न है वाटर के pH से और उसके केमिकल कंपोजिशन पे. क्लियर विद दिस. द डिज़ोल्व्ड या फिर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन measured as salinity in parts per thousand is less than 5 ppt in fresh water of stream, lakes and river, and 30 to 35 ppt in the seas and ocean. It may go up to 100 ppt in some hypersaline lagoons. जो concentration पार्ट होता है, डिज़ोल्व्ड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, मेजर्ड एज सेलिनिटी मतलब कितना सॉल्ट प्रेजेंट होता है. पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड. सेलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड. तो सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है फ्रेश वाटर में वो होता है 5 पीपीटी. लेक्स एंड रिवर्स का भी उतना ही होता है. वाटर ऑफ स्ट्रीम, लेक्स एंड रिवर का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है 5 ppt. वेरियस इन सीज एंड ओशियन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सलाइन वाटर होता है, नमक वाला पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है 30 ppt. एंड कभी कभी इट गोज़ अप टू 100 ppt in some hypersaline lagoons. Clear with this? Some organisms are tolerant for a wide range of salinity. जो ऑर्गेनिज़म ज़्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं यूरीहाइलीन. अनदर टर्म स्टूडेंट, व्हाट इज़ यूरीहाइलीन करके क्वेश्चन आएगा. वो ऑर्गेनिज़म विच are tolerant to hypersalinity or we can say wide range of salinity उन्हें बोलते हैं यूरीहाइलीन. but others are restricted to a narrow range तक ही लोग restricted होते हैं, मतलब कम salinity में ही 5 to 10 is enough for fishes to live. तो वैसे लोगों को जिनके पास narrow range है उन्हें बोलते हैं स्टीनोहाइलीन. उन्हें बोलते हैं स्टीनोहाइलीन. Many freshwater animals cannot live for long in sea water. फ्रेश वाटर वाले जो एनिमल्स हैं वो सी वाटर में नहीं रह सकते, एंड सी वाटर वाले एनिमल्स फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते. फ्रेश वाटर को 5 to 10 ppt की आदत है, इतना ही कॉन्सेंट्रेशन वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं. वाइल सी एनिमल्स जो है, सी वाटर एनिमल्स है, उनको ज़्यादा सॉल्ट की आदत है. उन्हें 35 to 40 या कभी कभी उनका सॉल्ट तो 100 भी हो जाता है, तो उन्हें उसी इन्वायरमेंट की आदत है. वो लोग नॉर्मल ऐसे सॉल्ट वाले जो कम सैलिनिटी का सॉल्ट वाटर है उसमें नहीं अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते. एंड उनका जो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सॉल्ट से रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी एक मेन फैक्टर है जिसके वजह से फ्रेश वाटर वाले फ्रेश वाटर में ही रहते हैं और सी वाटर वाले सी वाटर में ही रहते हैं.
एंड दे वुड फेस मैनी प्रॉब्लम्स अगर उनको वाइज एक दूसरे के सी वाटर में डाल दिए, तो एक दूसरे के वाटर के साथ एक्सचेंज कर लिए, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा और इट इज़ पॉसिबल कि वो लोग ज़िंदा भी ना रहे और मर जाए। क्लियर विद दिस? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा लाइट। लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स प्लांट के लिए। लाइट से फोटोसिंथेसिस होता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगा, और अगर प्लांट ने ग्रोथ छोड़ दी तो वी ह्यूमंस और एनिमल्स हम सब किस पे डिपेंड करेंगे? हमारा सोर्स ऑफ फूड ही प्लांट है। प्लांट से तो हमें खाना मिलता है और प्लांट को एनर्जी मिलती है सनलाइट से। तो दिस फैक्टर इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज वाटर, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे? मेजर अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो plant use light for photosynthesis, which is the only source of energy for the entire ecosystem. प्लांट लाइट का यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक अकेला सोर्स है एनर्जी का फॉर द एंटायर इकोसिस्टम। फोटोसिंथेसिस कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में हो सकता है। मैनी स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल प्लांट जैसे हर्ब्स एंड शर्ब्स ग्रोइंग ऑन फॉरेस्ट फ्लोर are adapted to perform photosynthesis optimally under very low light condition because they are constantly overshaded by tall trees. जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, तो अगर वो लोगों को कैसे अडेप्टेशन करते हैं वो लोगों के अंदर एक स्पेशल पावर होती है कि अगर कम लाइट भी है, कम सनलाइट भी है, तो भी वो लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कैरी करते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि वो जो स्मॉल प्लांट्स है वो ऑलमोस्ट हमेशा बिग प्लांट के शेड के वजह से उनको लाइट नहीं मिल पाती है, या उनके शैडो के वजह से उनकी सनलाइट ब्लॉक हो जाती है। तो अगर उनके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सनलाइट भी अवेलेबल है तो भी वो लोगों ने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया है, इस तरीके से वो लोग ने अडेप्टेशन की है कि इन ऑल्सो अ स्मॉल लाइट दे कैन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर फोटोसिंथेसिस से वो लोग अपनी एनर्जी बना लेंगे। Many species of small plants जैसे herbs and shrubs growing on forest floors, फॉरेस्ट के फ्लोर्स पे जो ग्रो होते हैं आर अडेप्टेड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस because they are constantly overshadowed by tall trees. Clear with this? For animals too, diurnal and seasonal variation in light intensity and duration photoperiod are clues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. एनिमल्स के लिए भी डायूर्नल और सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं, सीज़न वाइज वेरिएशंस है, लाइट सेंस इंटेंसिटी कितनी उनमें इंटेंसिटी हो रही है लाइट की, ड्यूरेशन क्या है, फोटो पीरियड क्या है, आर क्लूज़ फॉर टाइमिंग दियर फॉर एजिंग मीन्स उनका एज डिसाइड करता है, उनका रिप्रोडक्शन डिसाइड करता है, और उनका माइग्रेटरी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें ये सब डिसाइड कर रहा है। फॉर एनिमल्स टू डायूर्नल एंड सीजनल वेरिएशन, सीज़न के हिसाब से जो वेरिएशन हो रहे लाइट में की इंटेंसिटी पे,
उसके ड्यूरेशन पे आर क्लूज फॉर टाइमिंग देयर फोर एजिंग मीन्स उनकी एज क्या होगी, उनका रिप्रोडक्शन कब होगा और उनका माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ क्या है। माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ मतलब अगर गंदा इन्वायरमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा एडवर्स सीज़न आने वाला है, तो बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि एनिमल्स माइग्रेट कर लेते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे आ जाते हैं। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब हमारा लाइट, ये सब जो सीज़न वेरिएशंस है, लाइट इंटेंसिटी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है कि कौन सा सीज़न आएगा। तो सीज़न के हिसाब से उनका रिप्रोडक्शन भी डिसाइड होता है कि अगर ज़्यादा खाना मिलेगा तो ही वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, कम खाने में वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक सीजनल वेरिएशन का ही फैक्टर है। और उनका फोर एजिंग, अगर वो लोग कम खाना खाएंगे तो वो लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वीक के वजह से उनका जो एज लिमिट है, कि समझो अगर 30 इयर्स तक एनिमल जी रहा है, तो अगर वो कम खाना खाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा कम अपने आप को स्टार्व करवाएगा, तो वो 30 के जगह पे 25 पे ही उसकी डेथ हो जाएगी। तो फोर एजिंग भी एक फैक्टर हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ हो गई। द एवेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है, सिंस द सन इज़ द सोर्स फॉर बोथ। सन जो है वो सोर्स है टेम्परेचर का भी और लाइट का भी। तो अवेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर। लाइट के हिसाब से टेम्परेचर भी होता है। लाइट अगर ज़्यादा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो हमारा टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। ओके। और अगर सनलाइट या फिर सनलाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। So they are closely related since the sun is the source of both. As temperature is high, sunlight is high, तो टेम्परेचर भी हाई होगा। अगर सनलाइट लो है तो टेम्परेचर भी लो होगा। ये क्या है? ये क्या शो करता है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक नेक्स्ट अबायोटिक मेजर फैक्टर है हमारा सॉइल। द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस। किस पे डिपेंड करता है? हमारा नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। किस टाइप का क्लाइमेट है, वेदरिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ पे हमारा सॉइल डिपेंड करता है कि कैसा नेचर है या प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉइल की, या फिर क्लाइमेट कैसा है। ये सारे डिपेंडेंट या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल के। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। I repeat, various characteristics of the soil such as soil composition, soil का क्या composition है, grain size, grain का क्या size होगा, determine the percolation and water holding capacity of the soil, के सॉइल का क्या कंपोजिशन है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, soil composition, grain size of the grain, determining the percolation, और उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल की कितनी ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सॉइल के अंदर होनी चाहिए। Clear with this? Various characteristics of the soil such as soil composition, grain size determine the percolation and water holding capacity of the soil. These characteristics along with the pH, soil का pH भी बहुत important है students। pH
अगर ज़्यादा है या सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो प्लांट ग्रो नहीं होगा, या सॉइल ज़्यादा ही अल्कलाइन है तो भी प्लांट ग्रो नहीं होगा। सॉइल का पीएच भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर अ प्लांट टू ग्रो। मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, मिनरल्स होने चाहिए सॉइल में, तभी तो प्लांट सॉइल से मिनरल्स लेगा। सॉइल के अंदर उतने अमाउंट का न्यूट्रिएंट मिनरल्स सारी होनी चाहिए, तभी तो प्लांट हमारा ग्रो करेगा। क्योंकि प्लांट को मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट को मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल से। तो अगर सॉइल के पास खुद ही नहीं होगा तो वो प्लांट को क्या देगा? फिर टोपोग्राफी होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिटरमाइन द वेजिटेशन ऑफ द एरिया, कि उस एरिया पे कितना ज़्यादा वेजिटेशन होता है, कितना ज़्यादा प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमें उसकी हिस्ट्री लेना पड़ेगा, वहाँ पे वेजिटेशन है या नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ है या नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब हम लोग सॉइल को ध्यान रखते हैं। तो वेजिटेशन इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स। दिस इज क्लियर। वेजिटेशन बदले में क्या करता है? वो एनिमल पे डिपेंड करता है कि एनिमल्स अगर ज़्यादा चलते हैं उस सॉइल पे, या फिर एनिमल्स बहुत ज़्यादा उधर अपना वेस्ट मटेरियल ड्रॉप कर रहे हैं तो वहाँ पे खाद बन जाएगा। खाद इज़ मैन्योर, मैन्योर बनेगा तो सॉइल के पास ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे तो ज़्यादा वेजिटेशन होगा। बट अगर उधर उस सॉइल पे बहुत ज़्यादा स्नेक्स है या फ्रॉग्स है तो वेजिटेशन होने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है जब हम लोग सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सॉइल भी एक मेजर अबायोटिक फैक्टर है। उसके बाद द अबायोटिक फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ हैबिटेट also shows considerable diurnal and seasonal variation। जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ हैबिटेट, ये कौन से टाइप का हैबिटेट होगा, दैट शोज कंसिडरेबल डायूर्नल एंड सीजनल वेरिएशन। उसके अंदर सीजनल वेरिएशंस होते हैं। प्लांट एंड एनिमल मस्ट अडेप्ट टू दिस चेंज। प्लांट और एनिमल दोनों को इस चेंज को अडेप्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश इन द हैबिटेट, ताकि वो लोग उस हैबिटेट में सर्वाइव कर सके और वहाँ पे फ्लोरिश कर सके। फ्लोरिश मीन्स अपने आप को अडेप्ट करवा सके उस इन्वायरमेंट में, अपने आप को स्टे करवा सके। इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ेगी और अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन, जब वो लोग अपने आप को इवोल्यूशन करते हैं, जब उनका कोर्स चल रहा है ये इवोल्यूशन का, मैनी स्पीशीज हैज़ इवॉल्व्ड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट that permits all biochemical reaction and physiological function to proceed with optimum rate and allow the species to flourish. So students, during the course of their evolution, उनके evolution के टाइम पे मैनी स्पीशीज़, जब सॉइल इवॉल्व हो रहा है या फिर एनिमल्स इवॉल्व हो रहे हैं तो बहुत सारे स्पीशीज़ भी अपने आप को इवॉल्व करते हैं एंड अ रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट बनता है जो परमिट करता है पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन को, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, जिसके वजह से उनका ऑप्टिमम रेट भी प्रोसीड होता है एंड दिस अलाउज द स्पीशीज़ टू फ्लोरिश एंड टू ग्रो ओवर देयर। The organism try to maintain the constancy of its internal environment। organism क्या करता है? organism try करता है कि वो constancy
ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर सके, उसे होम्योस्टैसिस बोलते हैं हम लोग। डिस्पाइट वेरिएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश इन एन इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवाना और फ्लोरिश करवाना, ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अडेप्ट टू द चेंजेस, ऑर्गेनिज्म को चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो चेंजेस अडेप्ट नहीं करेगा तो वो नेचुरल सिलेक्शन में से आउट हो जाएगा और वो डेथ हो जाएगा, उसका कोई फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो जब तक वो अडेप्टेशन नहीं करता है तब तक देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म एंड मस्ट अडेप्ट टू द चेंजेस, चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा, तभी वी कैन ग्रो एंड वी कैन इवॉल्व आवर सेल्फ, फॉर विच देयर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज़। अभी हम लोग कुछ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे जिससे वी कैन अडेप्ट द ऑर्गेनिजम्स। पहली पॉसिबिलिटी है रेगुलेट। रेगुलेट में क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेते हैं बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals are capable of such regulation. सारे birds और mammals जो है वो ये regulation को maintain कर लेते हैं। इसको थर्मो रेगुलेशन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्फर्म। नेक्स्ट फैक्टर पॉसिबिलिटीज़ है कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, उनका इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इन एक्वाटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड changes with that of the ambient water osmotic concentration. फिशेज़ या एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, जैसे ही वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा तो फिश जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो लोग अपना टेम्परेचर भी वाटर के टेम्परेचर के साथ चेंज कर देंगे। दिस इज़ डन इन कन्फॉर्म, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल है इन एक्वेटिक एनिमल the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. ऐसे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन्हें हम लोग कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। क्लियर विद दिस? Then some species has evolved the ability to regulate within a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. कुछ species होते हैं they have evolved the ability to regulate, उनके अंदर ability of regulation जो है वो some species have evolved the ability to regulate, उनके अंदर जो ये एबिलिटी होती है रेगुलेट करने की वो लोग अपने अंदर इवॉल्व कर चुके होते हैं विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन बियॉन्ड विच दे सिंपली कंफॉर्म। इफ़ द स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इज़ लोकलाइज्ड, अगर ये जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है ये लोकलाइज्ड हो गया है और ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
द ऑर्गेनिज्म में माइग्रेट और सस्पेंड इट्स एक्टिविटी। वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, मतलब जब उन्हें पता चल जाता है कि अब वो लोग अपने आप को कंफर्म नहीं कर सकते, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते या उस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते, वो इन्वायरमेंट से उनके बॉडी के लिए ख़तरा है या दैट इन्वायरमेंट इज़ डेंजर फॉर देम, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस टाइम पे वो लोग माइग्रेट कर देते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स और फिशेस और एनिमल्स जो इन्वायरमेंट के वजह से अपने आप को माइग्रेट करवाते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म खुद को माइग्रेट करवा देते हैं। क्लियर विद दिस? नाउ देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड है माइग्रेट। The organism can move away temporarily from the stressful habitat to a more hospitable area and return when stressful period is over. As I told you, there are ample of organism जो जब उन्हें पता चलता है कि अब इस हैबिटेट से, इस एनवायरनमेंट से उन्हें खतरा है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को एक हॉस्पिटेलेबल एनवायरनमेंट में चेंज कर देते हैं। हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट क्या होगा? ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा एरिया जहाँ पे वो लोग सेफ़ हो और सिक्योर हो, ऐसे इन्वायरमेंट में वो लोग अपने आप को चेंज कर देते हैं। एंड देन जब वो इन्वायरमेंट या वो सीज़न ख़त्म हो जाता है, वो लोग वापस अपने हैबिटेट में लौट जाते हैं, दे रिटर्न बैक। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे फिशेस हैं जो लोग माइग्रेट करते हैं। जैसे हम लोग छुट्टियों पे जाते हैं अपना मूड चेंज करने के लिए और फिर वापस अपने घर पे वापस रिटर्न हो जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी करते हैं। उन्हें पूरे रास्ते याद होते हैं, वो लोग भी अपना इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए, वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट से बाहर जाने के लिए अपने आप को माइग्रेट करवाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि अब वी हैव टू गो बैक टू आवर इन्वायरमेंट, वो लोग वापस आ जाते हैं। Many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to more hospitable areas. बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो लोग विंटर सीज़न से बचने के लिए अपने आप को माइग्रेट करवाते हैं और एक हॉस्पिटेबल रीजन में, और जब वो इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है तब वो लोग अपने हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। फोर्थ है सस्पेंड। सस्पेंड में क्या होता है? इन प्लांट सीड्स सर्व एज मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। सीड क्या होती है? सीड से पूरा प्लांट बनता है। तो ये जो सीड्स हैं दे जर्मिनेट होती है टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। एक फेवरेबल कंडीशन में या टेम्परेचर में ये जो सीड्स होती है वो लोग अपने आप को इवॉल्व करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है? सीड्स सर्व होती है एज अ मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस। ये लाइन क्लियर हो गई? फिर सीड्स क्या करती है? दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं,
एंड गोइंग इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी के बारे में हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया है, बहुत टाइम्स ये टर्म डिस्कस हुआ है। ये लोग ऐसे क्यों करते हैं? दे डू सो by reducing their metabolic activity and going in the state of dormancy. In animals, the organism, if unable to migrate, may go into hibernation. हाइबरनेशन मतलब अपने आप को सुला देते हैं, या अपने वुल्फ, ये जो अपना ऐसे वो लोग अपना घर बनाते हैं, या जो एनिमल्स होते हैं कोई ज़मीन के नीचे अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं, या फिर जो बियर्स होते हैं वो लोग सो जाते हैं, या फिर कोई माउंटेन्स में जिनकी गुफा होती है वो अंदर गुफा में ही रहते हैं, पूरे इन्वायरमेंट का खाना जमा करके, पूरे सीज़न का खाना जमा करके। तो एनिमल्स जो होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अगर माइग्रेट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग अपने आप को हाइबरनेट कर देते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। इसके एग्जाम्पल है पोलार बियर। पोलार बियर अपने आप को हाइबरनेट कर देता है। सम स्नेल्स एंड फिशेस गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर हीट। वो लोग एस्टिवेशन कर लेते हैं, अपने आप को सुला देते हैं या एकदम छुप जाते हैं ताकि वो लोग समर के हीट से बच सके। क्लियर। फोर्थ पॉइंट जो है सस्पेंड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ से सस्पेंड हो रहे हैं हम लोग, या कोई चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, ये है सस्पेंड। सस्पेंड में हो गया सीड्स हो गया। हाइबरनेशन में क्या है? विंटर हाइबरनेशन है। फिशेस, स्नेल, सभी चीज़ें हाइबरनेट कर रही है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे हम लोग अपना वीडियो स्टॉप करते स्टूडेंट्स। हमारे सारे पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू।